वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में। किस तरीके से भारत का बंटवारा होता है 1942 में और दो देश बनते हैं, भारत और पाकिस्तान। ठीक, यानी आप ये बोल सकते हो कि एक भारत तो पहले से था ही, एक नया देश पाकिस्तान कैसे बनता है। अगर इसके बारे में हम लोग को एग्जैक्ट जानकारी लेना है तो 1946-47 के जो कंडीशन थी हम उसके बारे में पढ़ते रहेंगे तो एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलेगी कि रियल रीजन क्या था डिवीजन के पीछे। रियल रीजन को जानने के लिए हम लोग को 42 ईयर पीछे चलना पड़ेगा, यानी 1905 में, 1905 में। देखिए होता क्या है कि 1905 में भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जब वायसराय था वो 1899 में बना था। 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय रहता है। वो क्या सोचता है कि क्यों ना बंगाल को डिवाइड किया जाए दो हिस्सों में। रीजन क्या देता है वो? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि बंगाल एक बड़ा राज्य है, 8 करोड़ से अधिक की आबादी है, तो इतने बड़े राज्य में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इसको दो भागों में बांट दिया जाए तो अच्छा रहेगा। ये तो रीजन देता है, लेकिन असली मकसद ये नहीं था। असली मकसद कुछ और था। उस समय जब भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो जो बंगाल था वो सेंटर था आज़ादी की लड़ाई का। वो आज़ादी की लड़ाई को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा था। अगर हम बंगाल को डिवाइड करेंगे तो आज़ादी की लड़ाई कमजोर पड़ेगी। ठीक, 1905 में बंगाल का डिवीजन करता है लॉर्ड कर्जन। नाम तो लेता है किसका? लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन रीजन क्या होता है? आज़ादी की लड़ाई को दबाना। और वो बंटवारा इस बेसिस पे करता है कि धर्म का एंगल उसमें ले आए। भारत का जो बंगाल प्रोविंस था उस समय बड़ा प्रोविंस था। मान के चलिए कि आप उस आज का जो बांग्लादेश है वो वेस्ट बंगाल जो अपना राज्य है, बिहार, उड़ीसा, ये सारे बंगाल प्रोविंस में हुआ करते थे। तो इसका डिवीजन वो इस बेसिस पे करता है कि एक तरफ हिंदू आबादी मेजोरिटी में आ जाए, एक तरफ मुस्लिम आबादी आ जाए मेजोरिटी में। डिवीजन होता है, दो स्टेट बनता है, बंगाल ईस्ट बंगाल हो जाता है, एक वेस्ट बंगाल हो जाता है। जो ईस्ट बंगाल का इलाका होता है वो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका होता है, जो वेस्ट बंगाल का इलाका होता है वो हिंदू डोमिनेटेड इलाका होता है। ठीक है, इस डिवीजन के खिलाफ भारत में बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन उसी टाइम पीरियड में एक बंदा ऐसा था जो डिवीजन के, जो बंगाल का बंटवारा हो रहा था उसके पक्ष में आंदोलन कर रहा था। वो कौन था? समीउल्लाह खान। समीउल्लाह खान कौन था? ढाका का नवाब था। ये बंदा लॉर्ड कर्जन की प्रेरणा से ढाका में बंगाल के डिवीजन के समर्थन में आंदोलन कर रहा था। ठीक, इस तरीका से बंगाल का डिवीजन होता है हिंदू मुस्लिम बेसिस पे। एक साइड हिंदू इलाका, एक साइड मुस्लिम इलाका हो जाता है। फर्स्ट पॉइंट आप इसको रिलेट कीजिएगा 1947 से कैसे जुट रहा है। फिर अगले साल चलते हैं हम लोग 1906 में। अक्टूबर में 1906 के अक्टूबर में शिमला में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल की बैठक हो रही थी। उस बैठक में आगा खां जो थे उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस है वो मुसलमानों की नेतृत्व अच्छे से नहीं कर पा रही है, इसलिए मुसलमानों को अच्छे नेतृत्व दिलाने के लिए हम लोग को एक अलग पार्टी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो पार्टी कौन होगी, क्या होगी, इसके बारे में उन लोग को जानकारी नहीं थी। जस्ट एग्जैक्ट 2 मंथ बाद दिसंबर 1906 में ढाका में एक बैठक होती है ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की। ये ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना
1886 में हुई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। तो इसकी सालाना बैठक हुआ करती थी। इन लोग बैठक में मुसलमानों का मॉडर्न एजुकेशन पे फोकस करना और भी जो मुसलमानों की जो प्रॉब्लम है उस पर चर्चा किया करते थे। इसकी बैठक थी। इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वकारुल मुल्क। और ये बैठक कहाँ हो रही थी? ढाका में। यहीं सलीमुल्लाह खान जो बंगाल डिवीजन के समर्थन में आंदोलन कर रहा था, वह इस ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की बैठक का स्वागत समिति का अध्यक्ष था। और ढाका में इसी बैठक के दौरान उसने एक अलग पार्टी मुस्लिम लीग बनाने की अपने प्रस्ताव रखा। उसके प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया गया और दिसंबर 1906 में ढाका में एक पार्टी बनी जिसका नाम रखा गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसको हम लोग मुस्लिम लीग बोलते हैं। और इसके पहले अध्यक्ष बने आगा खान। ठीक। अब इस पार्टी का मुख्य काम क्या था? इस पार्टी का मुख्य काम था ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति मुसलमानों की निष्ठा को बढ़ाना और दूसरा मुसलमानों की जो पॉलिटिकल राइट है उनकी रक्षा करना और उनका विस्तार करना। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई 1906 में। अब मुस्लिम लीग की हर साल बैठक होती थी। तो 1908 में जो मुस्लिम लीग की बैठक थी वो अमृतसर में हो रही थी। अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग से पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किया, यानी कि जो मुसलमानों का जो प्रतिनिधि हो मुसलमानों द्वारा चुना जाए। ठीक, ये तो अजीब बात है, मतलब धर्म के आधार पे अपना अपना प्रतिनिधि चुनना। इस मांग को जो उस समय अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे इंडिया में वो मान लेते हैं। उन लोगों ने 1909 में एक एक्ट बनाया। उस एक्ट का नाम था इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसको हम लोग पार्लियामेंटो रिफॉर्म कहते हैं। पार्लियामेंटो रिफॉर्म। तो मिंटो उस समय वायसराय था और मार्ले जो था वो भारत सचिव था उस समय। उन लोगों ने मुसलमानों के लिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को एक्सेप्ट कर लिया और दे दिया। बाद में गांधी जी ने जब वो इंडियन पॉलिटी में एक्टिव हुए तो उन्होंने बोला था कि जो पार्लियामेंटो सुधार थी, जो रिफॉर्म थी 1909 का, इसने हमारा सर्वनाश कर दिया। ठीक है, ये रिफॉर्म लाए क्यों थे ब्रिटिशर? एक बुक है W. हंटर की, उसका नाम है द इंडियन मुस्लिम। उसमें उसने लिखा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति की महत्व की बचाव होती रहेगी और ब्रिटिश पावर खत्म नहीं होगी एक तरीका से। यानी एक पक्ष तो भाई ब्रिटिशर का पक्ष में रहेगा ना। ठीक, यहाँ तक समझ लिए हम लोग। एक तो बंगाल का डिवीजन हिंदू मुस्लिम बेसिस पे, दूसरा मुसलमानों के लिए अलग से पृथक मंडल का बनना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक और कैरेक्टर की एंट्री कराते हैं जिसका आप लोग का इंतजार होगा, जिन्ना का। जिन्ना जो था 1906 में कांग्रेस ज्वाइन करता है और 1920 में कांग्रेस रिजाइन करता है। पता चलेगा क्या होता है इस पीरियड में। 1906 में वो कांग्रेस ज्वाइन करता है, 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन करता है। वो दोनों पार्टियों में रहता है। 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन करता है और 1916 में वो मुस्लिम लीग की अध्यक्षता करता है। होता क्या है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस में लखनऊ में समझौता होता है। ठीक है, हिस्ट्री में एक टॉपिक है लखनऊ समझौता। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच होता है। तो उसमें मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कौन कर रहा था? जिन्ना कर रहा था। इस समझौते में मुख्य योगदान जिन्ना और
बाल गंगाधर तिलक का था। इसमें हुआ क्या था कि दोनों के बीच समझौता ये हुआ कि जो मुसलमानों के लिए सीट है, जो हम मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, वहां से तो मुस्लिम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, वो चुनाव जीतेंगे, वहां से हारेंगे जो भी हो। और जो हिंदू बहुल इलाका है वहां से भी जो उनकी रेशियो है मुसलमानों की, मान लीजिए कि किसी हिंदू बहुल इलाका में 10% मुसलमान है, तो वहां से उनको 12% रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए, यानी उनकी अनुपात से अधिक। और जहाँ पे वो लोग बहुतता में है वो तो वहाँ 100% रिप्रेजेंटेशन करेंगे ही करेंगे, ठीक। लेकिन ये जो मॉडल बना था ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 1919-1920 के बीच। 1919 में देश में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है। खिलाफत आंदोलन क्यों स्टार्ट होता है एक अलग से सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। ओटोमन एम्पायर जो तुर्की में था उसके खिलाफ जो ब्रिटिशर का आक्रमण थे, तो उसके लिए भारत में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। उसी समय गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया। असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया 1920 में। अब इसमें क्या होता है कि जो हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर अंग्रेजों से यहाँ लड़ रहे हैं असहयोग आंदोलन में। इसी बीच जिन्ना क्या बोलता है गांधी जी को, गांधी जी खिलाफत आंदोलन के सहयोग कर रहे थे। जिन्ना बोलता है कि धर्म को राजनीति में लाना सही नहीं है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन था एक धार्मिक आंदोलन था जो आगे चल के स्वतंत्रता के आंदोलन में तब्दील हो गया था। और वो कांग्रेस पार्टी भी छोड़ देता है और मुस्लिम लीग भी छोड़ देता है, दोनों पार्टी छोड़ देता है 1920 में। और असहयोग आंदोलन चलते रहता है गांधी जी के नेतृत्व में। इसी बीच क्या होता है, फेब की शुरुआत में 1922 के फरवरी के शुरुआत में होता है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो होता है उससे क्या होता है, गांधी जी बहुत आहत होते हैं और असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, क्योंकि गांधी जी का मुख्य हथियार था सत्य और अहिंसा। और चौरी चौरा कांड में बहुत बड़े पैमाने पे हिंसा हुई थी, बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए थे, ठीक। तो असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। इस बीच होता क्या है कि भारत में जो अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई थी, कोई भी नेशनल लेवल पे जो बड़े व्यापक जो पूरे भारत स्तर पे जो आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, ऐसा कोई आंदोलन बचता नहीं है। जो उस समय आज़ादी के मतवाले थे, जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनमें मायूसी थी। इसी बीच होता क्या है, 1922 से 1930 के बीच भारत में 80 से ज़्यादा, कहीं कहीं तो 88 का आंकड़ा है, ब्रिटिश शासन में वो क्या आंकड़े देते हैं उस पर एग्जैक्ट तो भरोसा किया नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ तक देखिए 80 से ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे होते हैं 1922 से 1930 के बीच। 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है। 1922 से 1930 के बीच भारत में 80 से ज़्यादा, मोर देन 80 सांप्रदायिक दंगे होते हैं देश में। एक बात समझिए आप, आज के समय कहीं भी छोटी मोटी भी घटना हो जाए उसका जिम्मेवार कौन होता है, गवर्नमेंट होता है, वहाँ का प्रशासन होता है। और जो ब्रिटिश शासन में भारत में इस पीरियड में 1922 से 1930 के बीच में 80 से ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे होते, इसके जिम्मेवार कौन थे? हिंदू थे, मुसलमान थे, कौन थे? दोनों नहीं थे, क्योंकि शासन किसका था? ब्रिटिशर का। वो ब्रिटिशर छोटी छोटी बातों के लिए फांसी पे चढ़ा दिया करते थे लोगों को। जालियांवाला बाग कांड आप लोग को याद होगा, एक सभा में गोली चलवा देते थे। वो सांप्रदायिक दंगे नहीं कंट्रोल कर पाते, उन लोगों ने होने दिया। इससे हुआ क्या कि हिंदू और मुसलमान के बीच एक खाई क्रिएट हो गई, ठीक। अब टाइम आता है 1930 का।
1930 में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष रहते हैं मोहम्मद इकबाल। आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो ये यही इकबाल हैं जिन्होंने गाना गाया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन्होंने 1930 में 1930 में आइडिया दिया कि एक मुसलमानों के लिए अलग से देश बने, यानी टू नेशन थ्योरी यहाँ से एक्टिव होती है। कहाँ पे बने? जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है इंडिया का, यानी जो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वो जो इलाके थे वहाँ पे मुसलमानों के लिए एक अलग से देश बने। अब ऐसा क्या हो जाता है उस टाइम पे कि मोहम्मद इकबाल ने ये बोला कि अलग देश चाहिए। इसके लिए दोषी कौन था? क्योंकि भारत में कोई हिंदू गवर्नमेंट तो थी नहीं, ना ही मुस्लिम गवर्नमेंट थी, ब्रिटिशर का रूल था, ठीक। लेकिन जो अरसी सांप्रदायिक दंगे होते हैं उससे खाई बढ़ती है और इन्होंने एक टू नेशन थ्योरी की नींव रख दिया कि भाई मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया जाए। मुस्लिम एंड हिंदू आर टू नेशन, फेमस स्टेटमेंट आप लोग सुने होंगे, ठीक है। लेकिन वो अलग देश का क्या नाम रहेगा, इन लोग के पास कुछ आइडिया नहीं था। बोले कि बस उस एरिया में हम लोग को अलग देश बना दिया जाए। अब हम लोग चलते हैं 1933 में, 1933 में। 1933 में चौधरी रहमत अली नाम का एक स्टूडेंट था जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। उन्होंने एक पैम्पलेट में पाकिस्तान वर्ड का यूज किया। वो पाकिस्तान वर्ड बनाया 5 राज्यों को जोड़ के, पंजाब, कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनवा जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का इलाका है, इन सब 5 का वर्ड लेके एक वर्ड बनाया पाकिस्तान, 5 स्टेट का जो, ठीक। तो पाकिस्तान वर्ड 1933 में आता है। किसके द्वारा आता है? चौधरी रहमत अली के द्वारा। अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि पाकिस्तान वर्ड का सबसे पहले यूज किसने किया था, तो चौधरी रहमत अली ने किया था। अब पाकिस्तान का पहला आइडिया किसका था? तो मोहम्मद इकबाल का था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ लें 1933 में पहली बार पाकिस्तान वर्ड आता है। लेकिन अभी तक ये फिक्स नहीं था कि वो जो देश बनेगा अलग, जिसकी मांग हो रही थी, उसका नाम क्या रहेगा। अब 1934 में जिन्ना वापस एंट्री लेता है राजनीति में, लंदन से वापस आता है और मुस्लिम लीग का पुनर्गठन करके फिर से मुस्लिम लीग का मेन फेस बन जाता है, यानी मेन लीडर मुस्लिम लीग का। 1934 में रिटर्निंग के बाद 1935 में आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ब्रिटिशर द्वारा एक कानून आती है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसमें क्या रहता है कि भाई भारत में चुनाव होंगे सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंस लेवल पे। प्रोविंशियल लेवल मतलब उस समय जिसे हम लोग आज स्टेट बोलते हैं, उसमें प्रोविंस बोला जाता था, ठीक। तो जब ये चुनाव होते हैं 1936-37 में, उसमें मुस्लिम लीग को उतना बेनिफिट नहीं मिलता है। होता क्या है कि जो इन लोग को अलग से मुसलमानों का सीट जो रिजर्व रहती है, वहां से भी ज्यादातर सीटें कांग्रेस जीत जाती है। यानी यहाँ पे ये साफ हो जाता है कि जो मुस्लिम लीग है वो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है इंडिया में। अभी भी मुसलमानों का असली प्रतिनिधित्व कौन कर रही है? कांग्रेस ही, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, 1940 की घटनाक्रम देखते हैं। 1940 में क्या होता है कि जो लाहौर में मुस्लिम लीग का एक सभा होती है, बैठक होती है। उस बैठक में मुस्लिम लीग लाहौर में एक लाहौर रेजोल्यूशन पास करते हैं, जहाँ पे पाकिस्तान जो वर्ड था वो एक्सेप्ट करते हैं, यानी जो नया देश बनेगा वो पाकिस्तान बनेगा, और उसके लिए मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी बीच 1942 में महात्मा गांधी द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होती है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ। एक तरफ कांग्रेस जहां भारत छोड़ो आंदोलन चला रही है, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट, वहीं मुस्लिम लीग के क्या था का नाम? डिवाइड एंड क्विट,
मैंने पहले बांटो फिर छोड़ के जाओ, ठीक। ये 1942 में चल रहा है। ये बहुत सारी घटनाक्रम चलते रहती है। क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर थे, जैसे गांधी जी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, इन सबको अरेस्ट कर लिया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो लीड कर रहे थे देश को, कांग्रेस को लीड कर रहे थे, वो कांग्रेस के सेकेंड टीयर के लीडर लीड कर रहे थे, जैसे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के बारे में हम लोग अलग से एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, ठीक। क्योंकि एक ही वीडियो में सारे लीडर के बारे में बात करना संभव नहीं है। जो हम लोग ये डिवीजन पे बात कर रहे हैं, अगर इस पे बात करने बैठा जाए तो 2 दिन तक लगातार बंदा बोल सकता है। लेकिन हम लोग को एक लिमिटेड टाइम पीरियड में आप लोग को समझाना है मुझे कि भाई एक्चुअली में क्या घटनाक्रम थी उस समय की। तो जहां एक तरफ जो कांग्रेस है वो क्विट इंडिया मूवमेंट चला रही है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन चला रही है, वहीं मुस्लिम लीग का क्या था, डिवाइड देन क्विट, मैंने पहले बांटो फिर छोड़ के जाओ, ये सब चल रही थी। अब होता क्या है, इन सब के बीच 1945-46 में भारत में चुनाव होते हैं, जहां 36-37 में जो चुनाव हुए थे उसमें मुस्लिम लीग जो मुसलमानों के लिए जो आरक्षित सीट थी वो भी जीतने में पूरी तरीका से कामयाब नहीं हो पाई थी। मैक्सिमम सीटें कांग्रेस जीत चुकी थी। 1945-46 के चुनाव में सिनेरियो चेंज होता है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए जो सीट होती है मुसलमानों के लिए 30, वो 30 की 30 सीटें कांग्रेस जीत जाते हैं, सॉरी मुस्लिम लीग जीत जाती है। और जो प्रोविंस में होते हैं जो मुसलमानों के लिए रिजर्व सीट, वहाँ पे भी अच्छी खासी जीत प्राप्त करती है। यानी यहाँ से ये बात साबित हो जाता है कि भाई मुस्लिम लीग जो है यहाँ रिप्रेजेंटेशन कर रही है मुसलमानों की, क्योंकि देश में खाई तो पैदा हो चुकी थी उस समय तक, और ब्रिटिशर की देन थी, हिंदू मुसलमानों के बीच खाई पैदा करना कर चुके थे, ठीक। अब क्या होता है 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक मिशन भेजा जाता है जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। वो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष जो होते हैं वो सर पैट्रिक लॉरेंस होते हैं, सर पैट्रिक लॉरेंस, ठीक। 3 सदस्यीय टीम होती है ये, ठीक है। ये इंडिया आती है 24 मार्च 1946 को, और इंडिया में अलग अलग नेताओं से अलग अलग बातचीत करती है। काफी बातचीत करने के बाद निर्णय ये लेती है कि जो सबसे प्रमुख निर्णय इसका ये रहता है कि भारत की अखंडता को बनाए रखा जाए, यानी भारत का डिवीजन नहीं होगा, और यानी मुस्लिम लीग की जो पाकिस्तान की मांग थी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और दूसरा था कि एक अंतरिम गवर्नमेंट बने, तो कैसे पावर ट्रांसफर करना है इंडिया को, तो उसके लिए अंतरिम गवर्नमेंट की जरूरत थी। अंतरिम गवर्नमेंट में दोनों हिंदू यानी कांग्रेस के लोग भी शामिल थे और मुस्लिम लोग के भी लोग शामिल थे, ठीक। अंतरिम गवर्नमेंट बनती है। तो जब 1946 में कैबिनेट मिशन ये बोलता है कि भारत की एकजुटता बनाई रखी जाए, यानी डिवाइड नहीं होगा इंडिया का, पाकिस्तान के मांग को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा यानी जिन्ना द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की जाती है। इस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा से होता क्या है, पूरे देश में व्यापक लेवल पे सांप्रदायिक हिंसा फैल जाती है। इतनी बड़ी हिंसा जिसकी कल्पना करना आज के समय में मुश्किल है।
वो हिंसा उस समय जो गवर्नमेंट चला रहे थे, जो ब्रिटिश हुकूमत हुकूमत चल रही थी, वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। बहुत बड़े लेवल पे दंगे हो फसाद होते हैं देश में। इन सब को देखते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, वो लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बना के भारत भेजती है, यानी वायसराय बना के भारत भेजती है। और लॉर्ड माउंटबेटन आता है इंडिया वायसराय बन के, और भारत की जो डिवीजन की पॉलिसी है वो तैयार करता है कि भारत किस आधार पे डिवाइड होगा। और डिवीजन के लिए वो बुलाता है सिरिल रेडक्लिफ को। उसको जो डिवीजन समिति होती है, जो भारत को डिवाइड करने वाली जो समिति होती है, उसका अध्यक्ष बना देता है रेडक्लिफ को। रेडक्लिफ के ऊपर यानी पूरी जिम्मेवारी आ जाती है कि भारत को डिवाइड करो। ठीक, इससे पहले जब दंगे फसाद हो रहे थे तो गांधी जी ने एक बात बोला था। कांग्रेस से बोला कि क्यों ना अंतरिम गवर्नमेंट मुस्लिम लीग को दे दिया जाए, जिससे देश में जो सांप्रदायिक दंगे हैं वो रोका जा सके। लेकिन कांग्रेस की जो वर्किंग समिति थी और कांग्रेस पार्टी थी, वो इस बात को नहीं मानती है। नहीं मानने के पीछे रीजन था। देखिए होता क्या है कि कांग्रेस को पता था कि जिन्ना कुछ भी कर लो मानने वाला है नहीं, वो अलग देश के मांग पे अड़ा हुआ है। ठीक, तो उसको गवर्नमेंट दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद की घटनाक्रम है लॉर्ड माउंटबेटन की। लॉर्ड माउंटबेटन डिवीजन की पॉलिसी तैयार कर लेता है, श्री रेडक्लिफ को बुला लेता है। अब रेडक्लिफ के पास समस्या ये थी कि भाई इतने बड़े देश को किस तरीका से डिवाइड किया जाए। अब ये करता क्या है कि भारत के बंटवारे के लिए जो दो बड़ी स्टेट थी पंजाब और बंगाल, इनकी बंटवारे के लिए दो अलग समिति बनाता है, जिसमें और अध्यक्ष ये रहता है, 4 सदस्य और रहते हैं, 2 कांग्रेस से 2 मुस्लिम लीग से। देखिए एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। होता क्या है, जो जिन्ना था उसका कहना था कि भारत को बांट दो हिंदू मुस्लिम बेसिस पे, बट पंजाब और बंगाल को मत बांटो, ये मुझे दे दो। वो कहता था कि पंजाब में जो रहने वाले लोग हैं वो पंजाबी होते हैं, बंगाल में रहने वाले लोग बंगाली होते हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं होते हैं। देखिए उसकी हिपोक्रेसी, यानी हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हिंदुस्तानी नहीं है, बट पंजाब में रहने वाले जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, बंगाल में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं जो भी हैं, मतलब सारे धर्म के लोग वो बंगाली और पंजाबी हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सब अलग अलग धर्म के हैं। उसकी इस बात को ना ही कांग्रेस मानती है, नहीं लॉर्ड माउंटबेटन मानता है। और पंजाब और बंगाल का भी विभाजन होता है 1947 में। ठीक, इस तरीके से 14 अगस्त 1947 को भारत का टुकड़ा हो जाता है, एक नया देश बनता है पाकिस्तान। यानी उस समय होता क्या है कि भारत के ईस्ट और वेस्ट दोनों हिस्से को काट दिया जाता है और एक देश बनता है पाकिस्तान। भारत के ईस्ट में ईस्ट पाकिस्तान, जो ईस्ट बंगाल का इलाका था वो पाकिस्तान में चला जाता है, और भारत के जो वेस्ट में इलाके थे, पंजाब का एक भाग, सिंध, बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, वो चारों मिला के बनते हैं वेस्ट पाकिस्तान। भारत 2 भागों में बढ़ जाता है 1947 में। उस बंटवारे में होता क्या है, शांति प्रिय बंटवारा तो था नहीं, लाखों लोगों की जान जाती है, करोड़ों लोग इधर से उधर हो जाते हैं।
करोड़ों लोग बेघर हो जाते हैं, करोड़ों लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन के रह जाते हैं। इस तरीका से नफरत की बुनियाद पे एक अलग देश बना, पाकिस्तान। 14 अगस्त को पूरा देश बटा, रात 12 बजे। आप लोगों को नेहरू जी का फेमस भाषण याद है। उसके बाद से हम लोग 15 अगस्त को अपनी आज़ादी का दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस तरीका से एक नया देश बना था। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग अपना राय दीजिएगा इसमें। और ये ऐसा टॉपिक है, इसका पर बात करने चले तो 2 दिन तक बात किया जा सकता है, लेकिन मेरा यहाँ पर प्रयास था कि आप लोग को समझाया जाए कि आखिरकार ये देश बटा कैसे था। ऐसा नहीं कि 1946-47 में कुछ हुआ देश बट गया। इसके पीछे लॉन्ग प्लानिंग थी भारत की डिवीजन की, किस तरीका से भारत को 2 टुकड़े में बांटा जाए। आगे के वीडियो में बात करेंगे आगे के टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।